साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि गीतकार कैफी आजमी जी की कविता या कहें कि उनके गीत कर चले हम फिदा पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स बी में लगाया है। जब साथियों इस कविता को हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे अभी सरहद पर जाएं और दुश्मन से भिड़ जाएं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह गीत, यह कविता आज हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पहले शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर सरलार्थ और फिर भाषा शैली पर भी विचार करेंगे। तो आइए, पहला अंतरा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों शब्द का प्रयोग सैनिकों ने हमारे देश के युवाओं के लिए किया है। फिदा शब्द का अर्थ है कुर्बान होना, बलिदान होना। जानो तन, प्राण यानी कि जान और तन। हवाले का अर्थ है सौंपना, वतन देश, नब्ज नस, गम का अर्थ है दुख। यहाँ पर कवि कैफी आजमी जी बताते हैं कि जो ये गीत है कर चले हम फिदा, ये हकीकत फिल्म से लिया गया है। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, वो घायल हो गए थे। तो उस युद्ध से प्रेरित होकर एक फिल्म बनी थी हकीकत, और उस हकीकत फिल्म के लिए कैफी आजमी जी ने इस गीत को लिखा था। तो इस प्रकार इस गीत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो भारत और चीन का युद्ध। यहाँ पर सैनिकों की ओर से कवि कह रहे हैं, सैनिकों की भावनाओं को हमारे सामने प्रकट किया है। वो सैनिक युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे साथियों, अब हम इस देश पर अपने प्राण, अपने शरीर को न्यौछावर कर रहे हैं। यानी कि हम युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, हम घायल हो गए हैं, मृत्यु के बिल्कुल करीब हैं, तो अब हम इस देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि हे साथियों, अब यह देश, वतन यानी कि देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें सौंप रहे हैं। इस देश की सुरक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। आगे सैनिक कहते हैं कि जब हम सियाचिन जैसे क्षेत्र में लड़ रहे थे, अत्यधिक ठंड के कारण हमारी नसों में जो खून था वो जम रहा था और हम घायल थे, चोटिल थे, तो मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, तो हमारी सांसें भी रुक रही थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक बिल्कुल उत्साह से कहते हैं कि भले ही हम घायल हो गए थे, हमारी सांसें रुक रही थी, हमारी नब्ज जम रही थी, लेकिन दुश्मनों की तरफ बढ़ते कदम को हमने रुकने नहीं दिया। पीछे जाने की तो बात ही छोड़ दो। यानी कि वो दुश्मन को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। बिल्कुल मार्मिक चित्रण किया गया है, देशभक्ति की भावना से भरी हुई ये लाइनें। यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि हे साथियों, भले ही हमारे सर कट गए, हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस बात का हमें जरा सा भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारे देश की उत्तर दिशा में जो प्रहरी के रूप में है, कम से कम 20,000 सैनिकों की अकेला वहां पर पूर्ति कर रहा है, उस हिमालय का हमने सर नहीं झुकने दिया। हिमालय का सर झुकने से मतलब है कि हमने हिमालय पर्वत पर दुश्मन का अधिकार नहीं होने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। हे साथियों, हम भले ही मर गए, बिल्कुल आखिरी सांस तक हमारे अंदर साहस था, जवानी का जोश था, दुश्मन से डरे नहीं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब यह वतन, यह देश हम तुम्हें सौंप रहे हैं, इसकी सुरक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। आइए दूसरा अंतरा देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कैफी आजमी जी ने बिल्कुल उस युद्ध भूमि का यथार्थ चित्रण किया है, वो सैनिकों की भावनाओं को हम तक पहुंचाने का जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम उस कैफी आजमी जी का धन्यवाद करते हैं जो उस युद्ध से हमें रूबरू करवाया। और हकीकत फिल्म जो है वो एक बार हमें जरूर देखनी चाहिए। कहा है कवि ने, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कहते कि जिंदा रहने के मौसम, मौसम का अर्थ है अवसर, रुत का अर्थ भी मौसम है। हुस्न होता है सौंदर्य, सुंदरता। इश्क होता है प्रेम। खून का अर्थ यहाँ पर खून।
रुसवा का अर्थ होता है बदनाम। आज धरती बनी है दुल्हन, जैसे दुल्हन लाल जोड़े में होती है, वहां युद्ध भूमि में बहुत सारा सैनिकों का खून गिर गया है, सैनिक मर गए, कट गए, तो वहां पर धरती लाल होने के कारण कवि ने यहाँ पर उस धरती को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देखिए, जीवित रहने के मौसम तो यानी कि अवसर तो हमें हर रोज हैं। अब हम जीवित ही हैं, अवसर क्या प्राप्त करना जीवित रहने का? हम हर रोज जीवित ही रहते हैं। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत यानी कि बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन देश के ऊपर जान देने का अवसर, मौका कभी कभी मिलता है, हर रोज नहीं मिलता। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, यानी कि जब व्यक्ति जवान होता है तो उसके अंदर सुंदरता के प्रति एक प्रेम होता है, और वो जो जवानी होती है वो जवानी पता नहीं क्या कर सकती है। यानी कि जवानी ही वह समय है जब हम अपने देश समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार गलत रास्ते पर चले जाएं तो हम बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं, और सही रास्ता चुन लें तो हम देश समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जवानी में जो हम सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं और जो हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है, वही हमारे देश के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। वो जवानी किस काम की? जो खून में न नहाए। आज देखिए, आज हम यदि सरहद पर जाकर लड़े, वही देशभक्ति नहीं है। अंदर से भी हम समाज को और देश को मजबूत रखें, एकता का भाव रखें, जाति पाति का भेदभाव न रखें, तो वो भी एक देशभक्ति है। तो हमें यदि जवानी में अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश समाज के काम नहीं आ रहे हैं, तो जो सौंदर्य की भावना और जो इश्क प्रेम की भावना हमारे अंदर है, वो उसको हम बदनाम कर रहे हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। सैनिक कहते कि हे साथियों, यहाँ युद्ध भूमि बिल्कुल लाल हो गई है। जैसे दुल्हन लाल जोड़े में होती है और उसका पति उसकी सुरक्षा करता है, वैसे ही हम इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा कर रहे हैं। या धरती को दुल्हन क्यों कहा है? क्योंकि युद्ध भूमि लाल हो गई है। और जैसे एक व्यक्ति को, उस दुल्हन को उसके माँ बाप सौंप देते हैं, उसकी सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर होता है जीवन भर, तो इस देश की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, अब इस देश की सुरक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इस देश को हम तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। साथियों, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं इस अद्भुत गीत को यहाँ पर व्याख्यायित करने का, तो आपसे निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये प्रयास भी सफल होगा और मैं आगे भी फिर अच्छा जो कंटेंट है आपको देता रहूँगा। आगे देखिए, राह कुर्बानियों की नए वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर जो कैफी आजमी जी हैं वो कह रहे हैं कि देश पर कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। राह रास्ता कुर्बानियों की यानी कि बलिदानों की वीरान, खाली वीरान नहीं होनी चाहिए। काफिले का अर्थ है समूह या दल। फतह, विजय, जश्न, उत्सव, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इसका मतलब ये है कि जैसे मौत में और जीवन में, जिंदगी में कोई फासला नहीं है, कुछ एक पल बाकी हैं, इसलिए उसके गले लग रही है। यहाँ पर जिंदगी और मौत का मानवीकरण किया है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, सर पर कफन बांधना, मारने मरने के लिए तैयार रहना। कफन मृत्यु के बाद जो एक सफेद कपड़ा जो मनुष्य के ऊपर जो ओढ़ाया जाता है, वो अभी अपने सिर पर बांधने के लिए कवि कह रहा है। तो आइए इसका सरलार्थ देखते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। वो जो सैनिक हैं वो मरते मरते हमारे युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साथियों, जो कुर्बानियों का रास्ता है, जो बलिदान देने का रास्ता है, वो वीरान नहीं होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अब हम मर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सैनिक नहीं आएंगे। आप सैनिक बनो और सजाते ही रहना नए काफिले। तुम वीर योद्धाओं के, तुम युवा हो, देश की शक्ति हो, तुम वीर योद्धा बनो और नए नए समूह बनाकर, काफिले बनाकर, दल बनाकर तुम उस कुर्बानियों के रास्ते को सजाते रहना। यानी कि कुर्बानियों पर भीड़ होनी चाहिए, वहां पर वीरानापन नहीं होना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। देखिए, हम जब कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई जश्न मनाते हैं, तो उसकी कोई वजह होती है। फतह का जश्न, फतह यानी कि विजय का जो उत्सव है वो कब मनाया जाएगा? इस जश्न के बाद। यानी कि पहले हमें कुर्बानी देनी होगी, पहले कुर्बानियों का जश्न मनाना होगा। देखिए, यहाँ पर सैनिकों ने मौत को भी एक उत्सव बताया है।
क्यों? क्योंकि वो मौत देश के लिए हो रही है। इसलिए हमें मौत, इस देश पर यदि हम अपनी मृत्यु हो रही है तो हमें किसी प्रकार का कोई इस पर में संकोच नहीं करना चाहिए। पहले मौत का उत्सव मनाएंगे, उसके बाद विजय का उत्सव मनाएंगे। यानी कि हमें यदि झंडा फहराना है विजय का, तो पहले हमें अपनी कुर्बानियां देनी होंगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखिए, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी और मौत में अब कुछ एक पल का अब समय है, तो जिंदगी मौत से गले मिल रही है। बताया था मैंने कि मानवीकरण किया है। तो यहाँ पर सैनिक बिल्कुल पूरे उत्साह में हैं। भले ही वो मर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का गम नहीं है, क्योंकि वो अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। हे साथियों, हम तो मर रहे हैं। हमने जितना हमारे अंदर जोश था, जितनी हमारे अंदर साहस था, ताकत थी, हमने देश की रक्षा की है। अब तुम अपने सिर पर कफन बांध लो ताकि इस देश की सुरक्षा कर सको। मारने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब इस देश की जो बागडोर है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो तुम्हारे हवाले हैं। हम इस देश की बागडोर तुम्हें सौंप रहे हैं। इस देश की सुरक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। साथियों, यदि आप इस कविता को ध्यान से यहाँ पर सुन लेते हैं, इसकी जो व्याख्या यहाँ पर की जा रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की अन्य प्रश्नों के उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से आप उसका उत्तर लिख सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर इस कविता के जो ये आखिरी अंतरा है, इसमें कवि बता रहे हैं, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। देखिए, जब यहाँ पर रावण, लक्ष्मण और राम का उदाहरण इसलिए दिया है कि जब राम और लक्ष्मण वन में गए तो सीता के कुटी के आसपास लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी और कहा था कि यदि आप इस रेखा के अंदर रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सीता को बहला फुसलाकर रावण उस रेखा से को पार करवा देता है और सीता का अपहरण हो जाता है। अब कवि कहते हैं कि अब आपने भी ऐसी एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है अपनी सरहद पर, ताकि कोई रावण रूपी दुश्मन वहां पर न आ सके। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। हे साथियों, तुम अपने देश की सरहद पर एक रेखा खींच दो, एक लाइन बना दो, ताकि रावण रूपी कोई दुश्मन वहां पर उस तरफ न आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। हाथ तोड़ना यानी कि बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना। हाथ उठने लगे, यदि कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसके हाथ को हमने तोड़ देना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्यों? छू न पाए सीता का दामन कोई। दामन आंचल, सीता यहाँ पर धरती का प्रतीक है कि धरती रूपी सीता के आंचल को कोई छू न पाए, कोई दुश्मन। यदि कोई हमारे देश की पर आक्रमण करता है, सरहद को पार करता है गलत इरादे से, तो हमें उसके हाथ को तोड़ देना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको सबक सिखा देना है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हे साथियों, अब तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। यानी कि जो शांति के प्रतीक हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी आप ही हैं। और जो युद्ध भूमि में डटकर सामना करने वाले दुश्मन का, वो लक्ष्मण भी तुम ही हो। रावण यहाँ पर दुश्मन का प्रतीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, अब यह देश, इस देश की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। इस देश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो साथियों, इस प्रकार ये यहाँ पर इस कविता का सरलार्थ किया गया है। बिल्कुल देशभक्ति भावना से, जोश से भरी हुई कविता है। साथियों, यदि कविता का सरलार्थ आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।